अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा भारत में क्यों जाए। अब भारत को भी ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा जहाँ किन संस्थाओं के लिए रहा था। अगर ये पैसा सिर्फ करप्शन की उसमें घूम फिर के वापस अमेरिका आ जाता था, हर किसी ने बीच में एजेंटों ने ही खा लिया या किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला, ये अभी देखना बाकी है। मैं समझूँ कि ये जो गेंद है ये भारत की कोर्ट है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब कोई ऐसी स्पीच देते हैं या अपने कोई स्टेटमेंट देते हैं तो पूरे तथ्यों के साथ ही देते हैं, और इलॉन मस्क ने अगर ये चीज़ निकाली तो पूरे तथ्यों के साथ निकली है। और इसे डिफ्लेक्ट करने की बजाय अगर भारत भी इसे सही तरीके से बताए कि ये पैसा हमने अब इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेशन करनी भी चाहिए जी, क्योंकि $21 मिलियन आजकल के ज़माने में इतनी बड़ी राशि नहीं है। 180 करोड़ इतनी बड़ी राशि नहीं है कि पूरी इलेक्शन को ही हिला दिया जाए, पर ये जो एक्ट है और इतने सालों से हो रहा था, ये जो है ये एक जिसे कहते हैं ना खतरे की घंटी है कि अगर भारत कर रहा है तो क्या चाइना भी कर रहा है। कश्यप पटेल, जिनका कि पूरा नाम कश्यप प्रमोद विनोद पटेल है जी, उनकी अपॉइंटमेंट से हम बहुत ही प्राउड फीलिंग आई है। जिसे कहते हैं ना एक मच्छी बाज़ार खोला हुआ है कि जो भी आता है यहाँ के प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, वो है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें अपने लोगों के लिए होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के मसलों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ, और जो सिख हैं उनके जो दस्तार थी वो उतार के फेंक दी गई। जो लड़के एक ने बयान दिया कि मैं जब वहाँ गया मेरे केस भी कत्ल कर दिए गए और मेरी पगड़ी भी उतार दी गई। क्या ये सिखों के या जो हमारी धार्मिक चिन्ह है उनके ऊपर अटैक नहीं है? अगर आपने पगड़ी पहनी है तो फिर आप ऐसा कोई काम ही ना करो कि आज आपकी पगड़ी के ऊपर ला जाए। और मैं चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भगवंत मान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्कि हमसे कोई बन पड़े तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट को वहाँ पे स्टेट और सेंटर को मिल के ये फिर यूएस के साथ उठाना पड़ेगा। और अगर उसके लिए सीजनल वीज़ा के लिए भी आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह। जैसी जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत बहुत। आज के प्रोग्राम में हम जो मुद्दे टच करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है जो हम सब का ये एक बहुत बड़ा सरोकार बना हुआ है, वो है $21 मिलियन की यूएस एड की तरफ से इंडिया को गई हुई राशि, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से रिश्वतखोरी का नाम भी दिया है, जबकि वो राशि वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी गई समझी जा रही है। अब इसके साथ ही इंडिया में भी एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। दूसरा मुद्दा है कि जो यहाँ से डेपुटेशन हो रही है उसमें जो सिख हैं उनकी पगड़ियाँ उतार के उनको भेजा जा रहा है। इसके साथ तीसरा अहम है कैश पटेल के FBI डायरेक्टर की जो अप्रूवल है, वो सेनेट से मिलने के बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस सब मुद्दों पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जसदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 21 मिलियन यानी 182 करोड़ का मामला है, उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? देखिए, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही जो डोज ने यहाँ पे फाइंडिंग शुरू करी हैं जी, ये एक किस्म का पूरी दुनिया को हिला दिया है इसने। जैसे आपको याद होगा पनामा लीक्स हुए थे और कई फ्रॉड के और कई दुनिया की करप्शन की बातें निकली थी, वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अपने इलॉन मस्क के साथ उन्होंने अमेरिका में करके दिखाया है। और अभी तो ये एक ही विभाग है यूएस एड जिसमें से ये खबर निकली है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आज ये जो काफ़ी चीज़ें जो निकल रही हैं यूएस एड में से, ये CIA पहले करता होता था। ये CIA ऐसे फंडिंग से जाके दूसरे देशों में उनकी इलेक्शंस में इंटरफियर करना, वहाँ जाके उनकी जो कल्चर को इन्फ्लुएंस करना, ये सब CIA करता था। एक तरफ से वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो रीजनल पार्टीज़ आ रही हैं उनको समझने की ये कोशिश करते थे और अपने ये पैसे वहाँ पे लगाते थे। लेकिन इसे CIA से हटा के 70s में, लेट 60s में यूएस एड के अंदर डाल दिया गया और वहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ। जब ये शुरू हुआ था तो ये एक अमेरिका के लिए एक मैं समझता हूँ कि इनके
खुफिया विभाग का, दूसरे देशों से क्या हो रहा है वहाँ पे पैसे स्पेंड करने के लिए एक स्लश मनी था जो कि ये यूज़ कर लेते थे। पर अब यहाँ से अब US एड भी आ गई, उसके बाद ये प्रोग्राम जो है ये हाथ में से निकल गए। आज दुनिया में इतनी जो इंटेलिजेंस है वो बदल चुकी है, आज और तरीक़ों से इंटेलिजेंस होती है, इसकी मैनिपुलेशन हो रही है। इसमें अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी आरोप लगाए कि ये किकबैक शुरू हो गए हैं कि पैसा भारत में जितना जाता है वहीं बीच में दलाल हैं जो इसको कुछ यहाँ वापस अमेरिका में भी भेज देते हैं। तो अब ये करप्शन का मुद्दा बन गया था और करप्शन ज़्यादा हो रही थी, बजाय जो इसका गोल था जो दूसरे देशों में जाके उनके वोटर्स को टर्न आउट करना या वहाँ की इंफॉर्मेशन निकालनी, वो मुद्दे से हटके भी सिर्फ करप्शन के बन गए थे ये, और कोई मिसमैनेज हो रही थी। इसलिए इस चीज़ों को बताया गया और ये गलत है। आजकल के ज़माने में ये बिल्कुल गलत है। अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा भारत में क्यों जाए वहाँ की इलेक्शंस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या वहाँ के वोटर्स को टर्न आउट करने के लिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत एक सक्षम देश है, उनके पास अपना पैसा है, वो अपने वोटर्स को खुद टर्न आउट अब कर सकते हैं। और अमेरिका की ये ड्रामेटिक एक पॉलिसी शिफ्ट आई है कि पहले ये जाके हर मुल्क में जाके वहाँ अंदर जिसे कहते हैं ना उनमें जाके वहाँ कोई ना कोई अपना हाथ पैर मारते थे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब कहा है कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले अमेरिका के बारे में सोचें। तो उसमें ये कई खुलासे हुए हैं और आगे भी ऐसे कई खुलासे निकलेंगे। पर इसमें ये देखने का विषय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपनी जो डर्टी लॉन्ड्री थी उन्होंने उसे बाहर कर दिया, दुनिया को बता दिया कि यहाँ से हम लोग ये कर रहे थे। अब भारत को भी ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा जहाँ किन संस्थाओं के लिए रहा था, इसके बेनिफिशियरी कौन हुए हैं, और अगर हुए भी हैं या नहीं भी हुए, अगर ये पैसा सिर्फ करप्शन की उसमें घूम फिर के वापस अमेरिका आ जाता था, हर किसी ने बीच में एजेंटों नहीं खा लिया या किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला, ये अभी देखना बाकी है। मैं समझूँ कि ये जो गेंद है ये भारत की कोर्ट में है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो हम 21 मिलियन यानी 21 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, ये राशि सीधे तौर पे किसी भी कंट्री की सरकार को नहीं जाती। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जिनको ये पैसे जाते हैं और वो अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। जैसे जसदीप जी ने कहा कि वो घूम फिर के कहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो खुद ही कह दिया है कि ये किकबैक भी हो सकती है। और अब सवाल यही पैदा होता है कि इंडिया में भी ये डिबेट शुरू हो गई है। आप क्या सोचते हैं कि इसके बारे में, जैसे अपोजिशन कह रही है कि वाइट पेपर लेके आए बीजेपी गवर्नमेंट को, तो आप कैसे देखते हैं कि इसका कोई इंडो US रिलेशन पे भी फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से इससे तो इंडो US रिलेशन बहुत और मजबूत होता है, क्योंकि US ने ये अपना बिल्कुल पहली बार बताया कि हम लोग, हमारी जो प्रीवियस सरकारें थी या हमारा ये जो डिपार्टमेंट था, ये भारत में पैसे भेज रहा था। उन्होंने छुपाया नहीं बल्कि इसे डिस्क्लोज कर दिया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी लाता है भारत और अमेरिका के रिश्ते में। पर एक जो मैं देख रहा हूँ, भारत का एक सेक्शन है जो मीडिया का, खासकर सोशल मीडिया, वो उससे फटाफट काउंटर की भी बातें कर रहा है कि नहीं ये सच नहीं है, ये पैसा भारत नहीं आया, ये बांग्लादेश गया है। मैं उनसे यही कहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब कोई ऐसी स्पीच देते हैं या अपने कोई स्टेटमेंट देते हैं तो पूरे तथ्यों के साथ ही देते हैं। और इलॉन मस्क ने अगर ये चीज़ निकाली तो पूरे तथ्यों के साथ निकली है। और इसे डिफ्लेक्ट करने की बजाय अगर भारत भी इसे सही तरीके से बताए कि ये पैसा हमने अब इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेशन करनी भी चाहिए जी, क्योंकि 21 मिलियन डॉलर आजकल के ज़माने में इतनी बड़ी राशि नहीं है। 180 करोड़ इतनी बड़ी राशि नहीं है कि पूरी इलेक्शन को ही हिला दिया जाए। पर ये जो एक्ट है और इतने सालों से हो रहा था, ये जो है ये एक जिसे कहते हैं ना खतरे की घंटी है कि अगर भारत कर रहा है तो क्या चाइना भी कर रहा है, क्या रशिया भी कर रहा है भारत के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने वाली है। बेसिकली तो फिर ये मुद्दा हो गया ना कि कोई जो फॉरेन कंट्री है वो वहाँ की इलेक्शन में दखल अंदाजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाइडन गवर्नमेंट ने अपने रिजीम में भी ये कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन में रशिया ने इंटरफीयर किया था, जिसका रेफरेंस जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इसी स्पीच में भी दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि बाइडन गवर्नमेंट वहाँ किसी और को जिताना चाहते थे। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ इस तरह की बात चलेगी अमेरिका में भी कि बाइडन के लिए भी कोई इन्वेस्टिगेशन? ये बाइडन ही नहीं, ये तो डीप स्टेट जो थी अमेरिका की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ बाइडन को नहीं हिलाया,
उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो डीप स्टेट जिसे हमेशा वो कहते थे, वो पूरी डीप स्टेट डिसमेंटल करी है। और ये हम सबसे कोई छुपी बात नहीं है कि अमेरिका बहुत देशों में जाके उनके चुनाव में हस्तक्षेप करता था। इसका हमने अभी रिसेंट एग्जांपल बांग्लादेश में देखा है कि बांग्लादेश में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ और एक रेवोल्यूशन सी चलाई गई, और उसमें भी यूएसएड के काफ़ी पैसे गए हुए हैं। और हमने इमरान खान ने भी काफ़ी आरोप लगाए थे कि मुझे भी इन्होंने हटाने की, वो डोजियर एक उन्होंने निकाल दिया था। तो ये पाकिस्तान, ये अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है। पर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो डीप स्टेट को सफाई हुई है और जो एक अमेरिका का जो नया कल्चर देखने को मिल रहा है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं हमें दूसरे देशों से अभी कोई लेने देने नहीं है, आप अपना संभालें, आप अपनी इलेक्शन संभालें, आप अपना जो बनता है करें, हम अमेरिका का इंटरेस्ट अब पहले देखेंगे और अमेरिका को हमने ग्रेट अगेन करना है। तो वो उनका ये नया अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो अमेरिका को अब आगे रख के चल रहे हैं। और उसमें आपने देखा अभी यूरोप में भी उन्होंने एक किस्म से पूरा यूरोप को उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया। आपने ज़ेलेंस्की को देखा, कितना बड़ा झटका लगा कि आप तो हमसे बिलियंस ले गए अमेरिका से, और आज आप कहते हो मुझे पता ही नहीं कि आधे पैसे कहाँ गए। तो ये उन्होंने दुनिया भर में एक अमेरिका का जो कल्चर था, और ये था एक अमेरिका के कल्चर का हिस्सा था कि जाके दूसरे देशों की इलेक्शंस में हस्तक्षेप करना, सत्ता परिवर्तन कराने, जिसका कि लॉन्ग टर्म अब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन कल्चर जो है वो बिल्कुल बदला है। अभी 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिनमें हमारे इंडियन कम्युनिटी का काफ़ी फोकस था। उसमें एक थी तुलसी गैबेट की, वो इंटेलिजेंस की हेड बनी है, और FBI के हेड बने हैं कैश पटेल। आप इन दोनों जो अपॉइंटमेंट की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इनको कैसे देखते हैं? देखिए, कश्यप पटेल, जिनका कि पूरा नाम कश्यप प्रमोद विनोद पटेल है जी, उनकी उनकी अपॉइंटमेंट से हम बहुत ही प्राउड फीलिंग आई है, क्योंकि एक तो वो इंसान बहुत अच्छे हैं, कम्युनिटी के लिए भी हमेशा वो साथ में रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना एक मॉडल US सिटीज़न, जो कि बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट, और जो सही है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, वो उस पॉलिसी पे चलते हैं। और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो विज़न है मेक अमेरिका ग्रेट, इसके ऊपर बहुत काम किया। पिछले 4 साल से जब प्रेसिडेंट ट्रंप सत्ता में नहीं थे, तब भी वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चलते रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही विश्वसनीय और करीबी लोगों में से हैं, उनके परिवार के सदस्य जैसे ही हैं। और उन्होंने जो झूठे जितने भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, रशिया कल्यूजन का लगा था, उसके ऊपर उन्होंने जो डोजियर था, वो उन्होंने उसका पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बताया था कि ये सब गलत है, और FBI ने सब झूठ किया है। और जहाँ पे कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने या उसके पहले भी जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI का जो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन किया था कि अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जस्टिस डिपार्टमेंट को यूज़ करना, FBI को यूज़ करना, उन्होंने ये बहुत पहले ही इसके ऊपर काम करके बता दिया था। और बहुत ही अकम्पलिश्ड हैं वो एकदम से ऊपर नहीं आ गए। वो पहले प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, क्रिमिनल डिफेंडर भी रह चुके हैं, फ्लोरिडा अटॉर्नी जनरल के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, और काफ़ी अकम्पलिश्ड हैं। तो मैं समझता हूँ उनका इस लेवल पे ऊपर आना और अमेरिका फर्स्ट में बिलीव करना, और उनका ये कहना कि मैं आके FBI का पहली प्रायोरिटी ये करूँगा कि वो क्राइम पे जाएं, वो क्रिमिनल्स के पीछे जाएं, वो ड्रग डीलर्स को रोकें, जो यहाँ पे क्राइम चल रहा है उसको रोकें, ना कि पॉलिटिकल वेपनाइजेशन बन के पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जाएं, या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी एक एक्ट के ऊपर जो चल रही हैं उनके ऊपर अटैक किए जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि FBI को उन्होंने एक बेहतर एजेंसी बनाना है। और दोबारा से जो हम FBI की बातें सुनते थे 80 और 90 के दशक में कि बड़ी इम्पार्शल होती थी कि FBI में कोई भी सरकार आ जाए, FBI ने अपना काम करना है, CIA ने अपना काम करना है, जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो इम्पार्शल है। मैं समझता हूँ कश्यप पटेल ने इसमें बहुत ही बड़ा योगदान करना है। जो सिख रेडिकल और हिंदू रेडिकल भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये प्रेजेंट जो सिचुएशन थी रिसेंटली मोदी जी के आने पे हमने देखा है कि दोनों फ़िरक़ों में एक तरह से बहुत तनाव था।
आप सोचते हैं कि इसका कोई इस चीज़ से लेना देना है? मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा, मैं इन्हें सिख रेडिकल्स नहीं कहूँगा, क्योंकि सिख रेडिकल नहीं होता। सिख जो है, जो सिक्खी है, वो हमें कभी भी रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाती। ये जो खालिस्तानी आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये जो नई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इसमें कोई भी रेडिकल हो, भले वो खालिस्तानी हो या कोई भी हो, हिंदुत्व वाले हों या हमास वाले हों, जो आजकल हम देख रहे हैं हमास के ऊपर काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीरी हों, ये सबको इन्होंने जो है हमास के ऊपर एक आ रहा है कि अगर आप हमास की प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ की यूनिवर्सिटी से आपको निकाल दिया जाएगा और आपके अगर स्टेटस स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लागू होगा, ये अक्रॉस द बोर्ड लागू होगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप यहाँ के मसलों की बात करिए, आप यहाँ की जो इश्यूज़ हैं उस पर प्रोटेस्ट करिए। जो यहाँ से आज हज़ारों मील दूर हो रहा है, वहाँ का प्रोटेस्ट यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ जाके करिए। हमास को अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप वहाँ जाए गाज़ा में और वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें और वहाँ पे अपना आपने जो भी करना करें। सेम ये सब पे लागू होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी अमेरिका एक चेंज देखेगा कि ये यहाँ पे जो हमने एक जिसे कहते हैं ना, एक मच्छी बाज़ार खोला हुआ है कि जो भी आता है यहाँ के प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, वो है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें अपने लोगों के लिए होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के मसलों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। यहाँ के लोगों के जो ख्यालात हैं उन्हें दबाया जा रहा था, वोक के नाम पे यहाँ के जो लोगों के ख्यालात थे उनको दबा के, जो बाहर यहाँ से जो हज़ारों मील दूर जो बातें हो रही हैं उनके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट होते थे। क्योंकि अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है, अगर ये चीज़ें इस तरह से दबाई जाती हैं तो लोगों में और रिएक्शन नहीं होगा कि यहाँ बोलने की आज़ादी है, यहाँ अपनी बात कहने की। यहाँ पे बोलने की पूरी आज़ादी है, पर आप अमेरिका की हिस्ट्री बोले ना। अब दुनिया में कहीं हो रहा है, वो हमें यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल्चर ही बदल दिया है कि अमेरिका अब जो है वो पहले अमेरिका फर्स्ट। अब हम दुनिया में क्या हो रहा है वो उन्हें हैंडल करने दें। अगर कोई बड़ी बात होती है जिसमें अमेरिका के इंटरेस्ट को कुछ है तब हम इन्वॉल्व होंगे, पर अभी जो दुनिया में हो रहा है उन्हें करने दे। वही ये यूरोप में कह के आए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रोमानिया में इलेक्शंस हुई, एक कंजर्वेटिव राइट पार्टी वहाँ पे इलेक्शन जीत गई, तो वहाँ के कोर्ट सिस्टम ने वहाँ के जजों ने वो इलेक्शन ही खारिज कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कंजर्वेटिव या राइट विंग कोई इलेक्शन जीत जाए, बल्कि लोगों की आवाज़ थी, लोग चाहते थे कि वो जीते, तो कोर्ट ने ऊपर जुडिशरी ने आके वो कैंसिल कर दिया। यही आप पूरे यूरोप में देख रहे हैं। आज ऐसे बयान आ रहे हैं कि फ्री स्पीच की वजह से नाजी जो थे वो आए थे और हिटलर आया था फ्री स्पीच की वजह से। ये कहाँ का तर्क है कि आज यूरोप में वो जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसी को ही बंद करने लग गए हैं ताकि उनका जो एजेंडा है लेफ्ट का वो प्रमोट हो सके। और वो मैं समझता हूँ बहुत खतरा है। और ये जो प्रोटेस्ट बिना बात के, जो कि जहाँ कहीं पीछे इसमें पैसा जुड़ा होता है, जहाँ पे लालच होता है और ये असलियत से दूर होते हैं प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट बंद होने चाहिए। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उनको उस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा फ्रीडम है, इसको ये लोग हाईजैक करके और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी बात से मैं ये जोड़ता हूँ कि जो अभी सिख जो लोग हैं उनको डिपोर्ट किया गया है, उसमें दो इशू बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसमें कि जो ये डिपोटी थे उनको पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ, और जो सिख हैं उनके जो दस्तार थी वो उतार के फेंक दी गई। जो लड़के एक ने बयान दिया कि मैं जब वहाँ गया मेरे केस भी कत्ल कर दिए गए और मेरी पगड़ी भी उतार दी गई। क्या ये सिखों के या जो हमारी धार्मिक चिन्ह है उनके ऊपर अटैक नहीं है? नहीं, मैं इससे आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका में आज हमारे धार्मिक चिन्हों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आज अमेरिकन आर्मी में भी हमने लड़ाई लड़ी है, आप भी इसका हिस्सा रह चुके कि सिखों को बिल्कुल यूएस आर्मी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर जगह, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह सिखों को अपने धार्मिक चिन्ह रखने की पूरी आज़ादी। अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे सिर पे जो दस्तार है, ये एक आइडेंटिटी है जो हमें दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह ने दी है जी। ये दस्तार पहनने से हमारे अंदर कई चीज़ें एक आ जाती हैं जो फिर जिसने दस्तार ना पहनी हो ये हमें उससे एकदम अलग कर देती है। बहुत बड़ी चीज़ है। आप दस्तार जब पहनते हैं तो ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है।
अब मैंने ये जो आपने जिन बच्चों की बात करी है, मैंने कईयों के इंटरव्यू सुने, उनमें कईयों ने कहा जी, और वो अमृतधारी थे, वो कहते जी हमको डोंकर, एक तो डोंकी और जो डोंकी लगवाता है उसका नाम डोंकर है, ये अभी पता चला। तो वो कहते हैं कि डोंकर ने हमें कहा कि आप अपनी दाढ़ी शेव कर दें, तो हमने कर दी। हमने कहा कोई बात नहीं, जब अमेरिका पहुंच जाएंगे फिर रख लेंगे। अब इन्होंने उसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि कईयों ने कहा कि हमें जब पगड़ी उतारने के लिए बोला तो हम लड़ पड़े, हमने कहा हम नहीं उतारेंगे, तो उन्होंने फिर हमें इजाज़त दे दी, कईयों ने फिर उतार दी, फिर कईयों ने कहा कि हमने सोचा अभी उतार देते हैं, अमेरिका पहुंचेंगे तो फिर रख लेंगे। तो जब आपने ये पहले ही सौदेबाजी कर ली, ठीक है ना, तो फिर आपको इतना अब पगड़ी के साथ आप क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, अगर आपने पगड़ी पहनी है तो फिर आप ऐसा कोई काम ही ना करो कि आज आपकी पगड़ी के ऊपर ला जाए, ठीक है ना। आप अगर किसी मोर्चे में आप अगर अरेस्ट हो रहे हो, या आपने कोई देश के लिए या कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया और आप अरेस्ट होके आपको तशद्दुद दिए जा रहे हैं, आज़ादी की जैसे लड़ाई चल रही थी, या और सिखों के कई स्ट्रगल्स हैं, किसान मोर्चे में अगर आप मोर्चे पे लगे हुए हो, उसमें आपको अगर कोई लेके जा रहा है, वहाँ आपकी पगड़ी की बात आए तो पूरी हम सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अगर आप क्राइम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल क्राइम है, और आपको पता है, तो आपको तो खुद ही ये पगड़ी उतार देनी चाहिए थी कि हम तो गलत काम कर रहे हैं, ये करने से पहले कम से कम पगड़ी उतार दें ताकि हम पूरी कौम की बेइज्जती ना कराएं। तो ये पगड़ी का जो है ये मसला, ये बहुत, जब आप पगड़ी पहनते हैं, मैं हमारे सिख समुदाय के लोग जानते हैं कि इस पगड़ी की कितनी रिस्पेक्ट है और कितना इसके लिए हमारे अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे आपने कहा। क्योंकि अगर विजुअल्स और बाहर जाते कि देखिए जी पगड़ी पहन के सिख ये काम कर रहे हैं, तो और कितनी बदनामी थी। आज आप कह रहे हैं भाई हमारी बदनामी हो रही है कि ये जहाज़ अमृतसर आ रहे हैं, तो हमारी बदनामी हो रही है, तो आपकी ये बदनामी नहीं हो रही कि आपके सिख दस्तार पहन के ये इलीगल काम कर रहे हैं। वही तो एक्चुअली जो अमेरिका का पर्सपेक्टिव है, मैंने देखा है जैसी जी, आपको भी शायद याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले रजीम में जब जेलें जो हैं, इमिग्रेशन जेलें जो हैं, वो ओवरफ्लो हो गई थी। मुझे याद है कि जेलों में जाके आप इनके राइट्स के लिए आपने जो वाकई जो सिख अपनी दस्तार पहनते थे जी, आपने उनके लिए जाके बहुत काम किया, और प्रशासन ने आपके साथ सहयोग किया। एग्जैक्टली। उनको जब बताया गया ऑर्गेनाइजेशंस ने, मैं यहाँ से गया ओरेगन, तो उन्होंने उनको पटके भी दिए सिर पे बांधने के लिए, और उन्हें और गुटखा साहब भी दिए के लिए गुटखा साहब भी दिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बजाय इसे हम एक पॉलिटिकल इशू बनाएं कि यहाँ ये जी, मैंने कई बयान सुने कि जो अमेरिका में जो सिख लीडरशिप है वो इसका मुद्दा क्यों नहीं उठा रही। यहाँ की अमेरिकन सिख लीडरशिप जहाँ ज़रूरत है पूरे मुद्दे उठाए हैं, और अमेरिका में सिखों को बिल्कुल पगड़ी पहनने से कोई मनाही नहीं है। पर साथ में मैं ये जो भारत की लीडरशिप है उन्हें कहूँगा कि ये जो आप पॉलिटिसाइजेशन कर देते ना हर चीज़ का, इसे भारत तक ही सीमित रखें। ये अमेरिका में नहीं चलेगा। आप वहाँ पे ये जो असली मुद्दों से दूर भागते हैं, बजाय आप इस बात की जो मूल जो इसका रीज़न है कि हमारा यूथ क्यों इस चक्कर में फंसा है, आज सिख यूथ को क्यों भारत छोड़ के आना पड़ रहा है, क्यों पंजाब छोड़ के आना पड़ रहा है, बजाय उसके ऊपर काम करें हम सब मिलके, और भारत की यूथ को, खासकर पंजाब की यूथ को सक्षम करें कि उसे पंजाब में ही अवसर मिले। उसे पंजाब तो क्या, पहले पूरा भारत पड़ा है। अगर पंजाब में सिख यूथ को नहीं अवसर मिल रहे, तो उसे चाहिए कि वो भारत की दूसरी स्टेटों में भी जाए। आज भारत की दूसरी स्टेटों में भी सिख रह रहे हैं जो कि बहुत ही कामयाब है। आज मध्य प्रदेश में ऐसे सिख हैं जिनके पास हजार एकड़ के फार्म है। और क्यों ना हमारा यूथ भी भारत की कई स्टेटें हैं जहां जाके हम पहले वहां ट्राई करें। जरूरी नहीं कि हमें अमेरिका में ही आना और इलीगल तरीके से आना और यहाँ पे जो हमारे ऊपर एक इलीगल का बैज लगवाना है। तो उस तरफ मैं चाहूंगा कि भारत की जो सिख लीडरशिप है ध्यान दे और हमारे यूथ को संभाले, और उसमें हमारा जो भी बनेगा, हम जो डायस्पोरा यहाँ रह रहे हैं वो हम पूरी उनकी मदद करें। मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी बात से जुड़ गया है आपकी, जो अभी आपने कहा कि भारत में पंजाब के बाहर भी कई फार्मर्स हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, और वही अमेरिका में भी है। ये मुद्दा हम लेके आए
अमेरिका की गवर्नमेंट के पास भी और इंडियन गवर्नमेंट के पास भी कि सीजनल लेबर जो है इंडिया से वो हम यहाँ लाएं। फार्मिंग में, ट्रकिंग में हमारे लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल। और दोनों तरफ ही, अमेरिका में भी फार्मिंग में और ट्रकिंग में सिख जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इस इंडस्ट्री में, और पंजाब में भी, और पंजाब के बाहर भारत में भी वो डोमिनेट करते हैं। तो ये मुद्दा मैंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने रिसेंटली मैंने रखा था, और इंडियन गवर्नमेंट का जो विदेश सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था कि अगर अमेरिका गवर्नमेंट ये बात लेके आती है कि हमें वहाँ से सीजनल लेबर चाहिए तो हम उसमें बिल्कुल साथ देंगे। आप क्या कोशिश करेंगे एज ए पॉलिटिशियन? ये हमें लॉबिंग की जरूरत होगी, इंडिया के लॉबिंग की जरूरत होगी, और उसमें मैं चाहूँगा कि जो पंजाब सरकार है उनका भी ये दायित्व बनता है कि सेंटर गवर्नमेंट को वो के साथ मिल के काम करें। जी। देखिए, पॉलिटिक्स एक अपनी जगह होती है। आप चुनाव आए, आपने एक दूसरे के बारे में बोल दिया, जो कर दिया, ये है वो है, लेकिन इलेक्शन के बाद आपको मिल के काम करने की ज़रूरत होती है। आप हर चीज़ में आप, अब मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर हम और आप अमृतसर में गए थे और हमने देखा कि वहाँ की गंदगी का, वहाँ के ट्रैश का क्या बदहाली थी, और हमें ये भी पता लगा कि सेंटर के पास पैसे भी हैं जो इसके लिए दिए जा सकते हैं, पर लेकिन जो लोकल जो पार्टी है वो नहीं लेना चाहती सेंटर से, क्योंकि फिर कहीं ये ना हो कि क्रेडिट किसी और पार्टी को मिले। तो जहां हम ऐसी छोटी मोटी राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां फिर स्टेट का और लोगों का बुरा हाल हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भगवंत मान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्कि हमसे कोई बन पड़े तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट को वहाँ पे स्टेट और सेंटर को मिल के ये फिर यूएस के साथ उठाना पड़ेगा, और अगर उसके लिए सीजनल वीज़ा के लिए भी आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। आपके वहाँ पे जो यूथ है उनको स्किल्ड, या तो उन्हें वेल्डर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएं, या उन्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ दिए जाएं, एआई टेक्नोलॉजी में कुछ बनाया जाए, ताकि H1 के वीज़े के बाद की कोई कैटेगरी में वो यहाँ 2 साल के, 3 साल के वीज़े के लिए आए, अच्छा काम करे, एक्सपीरियंस ले, पैसे कमाएं, वापस चले जाएं, फिर और एक बैच आ जाए। इस किस्म का एक आदान प्रदान हो जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, यूरोप के कई देशों से अमेरिका में होता रहता है। जी, बहुत शुक्रिया जैसी जी। काफ़ी सारे और भी हैं मुद्दे जो नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में हमारे पास टाइम और ज़्यादा नहीं है। आपने जो विचार प्रकट किए हैं, मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को ये हमारे मुद्दे, इशू पसंद आएंगे, और जो सीजनल लेबर की बात हम कर रहे हैं, ये हमारे दर्शक जहाँ भी इंडिया में या अमेरिका में या किसी भी कंट्री में वो देख रहे हैं, तो इसके ऊपर अपनी अपनी सरकारों में, अपनी देश की सरकारों के ऊपर लॉबिंग करें, प्रेशर बनाएं, ताकि इलीगल जो रास्ते हैं वो बंद हों। हमारे बच्चों को इस तरह से जो बेइज्जत या किसी भी रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह की आंच आती है वो ना आए, और लोगों का पैसा बर्बाद ना हो। नए प्रोग्राम में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।